हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से वापस आ गया हूँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को विज्ञान के लिए दूंगा, ताकि आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 40 में से 40 यानी कि 40 नंबर आपको बिल्कुल यहाँ से मिल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उस श्रृंखला का। आज मैंने दूसरा पार्ट लेकर मैं आया हूँ, वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 2 में हम लोग बहुत आसानी के साथ कवर करने वाले हैं बच्चों 80 क्वेश्चन को। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस 500 प्रश्नों की श्रृंखला में से। आज हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं 80 प्रश्न, जो कि वॉल्यूम 2 में मैं कवर करूँगा। तो सबको पता है मैं हूँ आपका टीचर यशवंत सिंह, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन के पहले पेज पे। जी हाँ, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे से इसे समझोगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा बच्चों पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे आंसर भी नीचे दे देता हूँ, ताकि बच्चे अगर ध्यान से इसे पढ़ें तो उनको आंसर के साथ इसे याद करने में आसानी हो। अब प्रश्न संख्या 2 में आते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जी हाँ, तो अगर छोटे छोटे अक्षरों को आपको पढ़ना है तो इसमें से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तर लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तर लेंस। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ, मैंने दो ऑप्शन एक ही में टाइप कर दिया। तो सही उत्तर सी होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तर लेंस। पहले वाले में आप उसे 5 समझिए, तो इसको तो आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस अगर हम लेके यूज करते हैं तो छोटे अक्षरों को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े बोल्ड करके। तीसरा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः कौन सा दर्पण लगा रहता है? यानी कि जो ड्राइवर होता है ना, वो अब सामने कौन सा दर्पण लगा के रखता है? तो वो लगा के रखता है उत्तल दर्पण। इसे याद रखेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है, आंसर हो गया बी। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला आ रहा है, तो व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण में किस चाल से चलता हुआ आएगा? 2 गुना हो जाता है। याद रखो, वो 4 मीटर पर सेकंड से आएगा तो इसमें वो स्पीड 2 गुनी हो जाती है, यानी इसमें कितना दिखेगा? 8 मीटर पर सेकंड। याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अगर लेंस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी नेत्र की, तो कौन सा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में हमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो बी याद करके रखोगे। और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम लोग बच्चे। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ये तो सबको याद है, कूलम। विद्युत आवेश की इकाई है कूलम। ओके। 8वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण उसे किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दोनों तरह के आवेश का नामकरण किया था, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऑप्शन हो जाएगा टी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 9, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या क्या हो सकती है? ये तो एकदम याद रट्टा कर लोगे इसे, 6.25 गुने 10 का पावर 18। इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लोगे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करें तब इसकी तरह उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो ये बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे पहले ये वोल्ट है हमारे पास, कितना वाट है? ये 220 वोल्ट है, और उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। तो अगर हम लोग 220 निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, 110 से कर दोगे ये 2 आएगा, फिर 2 को 100 वाट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया? 50। जी हाँ, तो 50 वाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या दर्शाती है? दर्शाती है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच
अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, बिल्कुल। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, बिल्कुल, ये याद रखोगे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पतन होगा ना तो विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर सी हो गया। ये याद रखोगे प्रतिक्रिया। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन दिया है आप लोगों को, ये इक्वेशन है, किस प्रकार का इक्वेशन है? यहाँ पे अगर हम सी की बात करते हैं, इसकी बात, तो ये क्या है? ये अवकारक है। जी हाँ, अक्षीकारक नहीं है, अवकारक है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15। निम्न धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हाइड्रोजन गैस देता है? तो इसका सही उत्तर है सी, एल्युमिनियम, राइट, याद रखोगे इसे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि विलयन का pH 13 है तो अर्थ है कि विलयन कैसा होगा? प्रबल भास्मिक होगा। pH मान इसका 10 से 11 से ऊपर हो गया, 13 है तो ये बहुत ही स्ट्रांग भस्म होता है। 15 में आते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, ओहो व्हाट आई हैव डन, मैंने सेम क्वेश्चन को यहाँ भी दिया है, तो कोई बात नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, इसे आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। जी हाँ, तो 17 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? P4, साधारण ताप पे। ठीक है, पीतल में क्या रहता है बच्चों? कॉपर और जिंक, बहुत ईजी है। 19 नंबर, धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। जी हाँ। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को हम लोग चुंबकीय विधि से ही दूर कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कितने कौन है? कार्बन। अगर कार्बन ही नहीं रहेगा तो यौगिक कैसे बना पाएगा? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया ए, कार्बन। अक्रिय तत्व इनमें से कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। जी हाँ, हीलियम। ये क्या होता है? अक्रिय गैस जिसे हम लोग कहते हैं, राइट, तो हीलियम हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? जी हाँ, सामान्य सूत्र है CnH2n, याद रखोगे, एल्कीन का CnH2n होता है। अब मार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? अल्कोहल का उपयोग होता है बच्चों। 25, आवर्त सारणी के 8 के तत्व कैसे क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी बहुत अच्छे से याद कर लोगे, कैसे हम लोग दाएं जाते तो क्या होता है, बाएं जाते तो क्या होता है, कितने ग्रुप होते हैं, ये सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 में आते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। जी हाँ, ये तो सत्य है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी होता है। तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा? सी, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं, जो कि इसमें दिया है कि करते हैं, तो ये गलत है। 27 पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो फिलोपियन नलिका में। जी हाँ, यहीं पे इसका निषेचन होता है, याद रखोगे। अंडाणु हमेशा निषेचित होता है फेलोपियन नलिका से। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ, और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है, कितना होता है? 120 और 80, जो हम लोग बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो एब्सिकी अम्ल जो होता है, अम्ल यानी कि एसिड, उसके चलते पत्तियां मुरझा जाती है, तो सही उत्तर है सी, है ना, एब्सिसिक अम्ल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने द्वारा वाला उपयोग किया जाता है ताकि वो उससे क्या कर सके? इथाइलिन होता है, जिसे वो फलों को क्या करता है? पका लेता है, फिर मार्केट में बेचता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, बी। जी हाँ। अब आते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसमें खून की कमी बिल्कुल नहीं, विटामिन की कमी बिल्कुल नहीं, पोषण की कमी बिल्कुल नहीं। जी हाँ, असुरक्षित यौन संपर्क से एड्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। जी हाँ,
34 हो गया। हम लोग 35 पे आते हैं, 35 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर हम लोग आएंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करते हैं। चमगादड़ में पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो समजात, जी हाँ। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, जी हाँ, समजात। कृत्रिम पारित का उदाहरण है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण इसमें से क्या हो सकता है? वन और तालाब, ये तो नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक। झील, तालाब प्राकृतिक। बगीचा और खेत को हम लोग रख सकते हैं, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण ले सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, जी हाँ, नेचुरल सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए इनमें से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? सब कुछ। पेड़ की कटाई बंद कर दीजिए, अतिचारण, खनन, ये सब अगर हम बंद करेंगे तो संरक्षण कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। 40 पे आते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा ए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, जी हाँ। 41 पे है, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से हम धारा को मापते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं, बी द राइट आंसर। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस से द्वारा हटाया जा सकता है? तो अवतल लेंस से उसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में, जी हाँ, तो सी द राइट आंसर। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का उन्होंने उपयोग किया था मेंडल ने, तो ये इनका उत्तर हो जाएगा सी सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो सबसे ज़्यादा बहुउद्देशीय दिशा में होता है, तो सी राइट आंसर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बच्चों? वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ठीक है, तो बी सही उत्तर होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? कौन सा दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसमें से? समतल, अवतल, उत्तल, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अवतल दर्पण में, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं हम लोग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण, इससे बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। और किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दोनों दर्पण में। मोटर चालक के सामने साइड मिरर जो लगा रहता है जिससे पीछे वाली वस्तुओं को देखता है वो क्या होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, जी हाँ। प्रकाश तरंग किस प्रकार का उदाहरण है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है बच्चों? F = R/2, तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी और बराबर होती है, जी हाँ, याद रखोगे, आभासी और बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। सर्च लाइट, जिसे हम लोग सर्च करके देखते हैं ना, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। क्वेश्चन नंबर 62। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और उल्टा होती है, बिल्कुल। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हों, उस आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण अगर कैसा हो तो समतल या उत्तल दर्पण हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप ये 500 प्रश्नों की श्रृंखला को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब सभी प्रश्न आएंगे और 40 तो आप आसानी के साथ करके आ सकते हैं। 64वें क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु कहाँ पे होगा? तो जाहिर सी बात है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो ये वाला कंडीशन उसमें लागू होता है, तो डी इज द राइट आंसर।
यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी, काल्पनिक, और ये डी द राइट आंसर, काल्पनिक और सीधा याद रखेंगे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। तो सही उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। आधा कर दो बच्चों, फार्मूला आप लोग जानते ही हो, तो 16 सेंटीमीटर, सी सही उत्तर है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ये सबसे सही इसमें ऑप्शन है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो नॉर्मल होता है अभिलंब, वो सब एक ही तल में होते हैं। 69 पे आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो बी सही उत्तर है। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किस चीज़ में, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जी हाँ, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। ऐसे हम लोग पी से डोनेट करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 में है समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर, तो इसका सही क्या है, आर है। तो आर क्या यहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। ये सही उत्तर है, ठीक है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किस चीज़ से किया जाता है, अवतल दर्पण, अभी हमने पढ़ा था अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, m बराबर 1 होता है, राइट। रेखीय आवर्धन जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग कहते हैं, m। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग m1/m2 लेके क्वेश्चन करते हैं। गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अग्रदीप समझ रहे हो ना, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है कैसे, दर्पण के ध्रुव से। हमेशा डिस्टेंस हम लोग करते हैं पी से ही उसको मेजर करते हैं। अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, बी सही उत्तर है। और 80 में आते हैं, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र। जी हाँ, वक्रता केंद्र। तो ये मैंने 80 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और तुरंत आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाना है। अब आता है हम लोग पार्ट 3 में हम लोग आएंगे अगले वीडियो में, पार्ट 3, और ये परसों आएगा आप लोगों के लिए। उसमें भी मैं आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आप इसी तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ अगर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसलिए कि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी जल्दी प्रेस कर देंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं, यानी 1 दिनों के बाद। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।